मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में इम्पल्सिव फोर्स एंड इम्पल्स के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आइए देखते हैं बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक है। हमारा नया टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे इम्पल्सिव फोर्स के बारे में। इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स होता क्या है बच्चों? ये वो फोर्स है जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ही लार्ज अमाउंट में फोर्स दी जाए। ठीक है, इसी फोर्स को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ये जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो होता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एक क्रिकेटर अगर बैट से अगर बॉल को हिट करता है तो देखिए वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाता है और बहुत ही कम समय के लिए, क्योंकि जब उसके बैट पे बॉल स्ट्राइक करती है वो टाइम क्या होता है, बहुत ही छोटा टाइम होता है। तो उस कंडीशन की हम बात करते हैं, वो क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स। दूसरा एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन सपोज जा रहा है कहीं, हम क्या करें, बाइक से जा रहे हैं, आपसे उसको क्या करें, एक अचानक शॉर्ट पीरियड टाइम में उसको हल्का सा फोर्स दे दें तो उसमें क्या जाएगा, उसमें बॉडी पे मोशन आ जाएगा, या ये कहें उसका मोमेंटम क्या होगा, लार्ज चेंज हो जाएगा, मतलब लार्ज चेंज इन मोमेंटम रहेगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है it is defined as the phenomena of large force acting on a body, for very short period of time, of समय के लिए बच्चों बहुत ही स्मॉल समय की बात कर रहे हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड प्रोड्यूस, कह सकते हैं, एंड प्रोड्यूस large change in the linear momentum of an object। ठीक बच्चों, मैंने इसका एग्जांपल आपको समझा दिया। क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल्स? जैसे क्रिकेटर हिट अ बॉल फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो बॉल क्या होता है, हल्का सा सिर्फ टच करता है, या पे फोर्स अगर उसने लगाया भी तो बॉल क्या होता है, उसको मोमेंटम में काफ़ी चेंज होता है, बॉल बहुत दूर भी जा सकती है। ठीक है, अगर प्रॉपर कोलिजन होता है तो। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल थे, ये इम्पल्सिव फोर्स था। अब हेडिंग दूसरी लिखते हैं, इम्पल्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। बच्चों अब इसको आगे देखते हैं। इम्पल्सिव फोर्स के बारे में हमने जाना है कि क्या होता है, फिनोमेना होता है जो किसी बॉडी पर लार्ज फोर्स बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे लगती है, उसको हम बोलते हैं। और प्रोड्यूस क्या करता है, ये प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन लीनियर मोमेंटम में चेंज लाता है। अब हम देखते हैं अगली हेडिंग हमारी है इम्पल्स। आइए देखते हैं इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स बच्चों ये क्या होता है, बेसिकली ये डिफाइन किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स या एवरेज इम्पल्सिव फोर्स इनटू टाइम। बहुत जो टाइम लग रहा है उसमें उन दोनों क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ average impulsive force product of average impulsive force and short period of time
period of time delta t which acting on an object, which acting on या acts on an object, acts on a which acts on the object। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, इम्पल्स को अगर आई से नोट करते हैं, इम्पल्स आई है, उसको हम लिख सकते हैं, फोर्स कौन सा बच्चों, एवरेज फोर्स लेना है एफ एन जी इंटू मल्टीप्लाई करना है डेल्टा। ठीक है, तो ये फार्मूला हुआ इम्पल्स का। ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ, इम्पल्स का एक फार्मूला हुआ जिसमें क्या है, आपका एवरेज इम्पल्सिव फोर्स होना चाहिए और वो टाइम पीरियड जो बहुत ही स्मॉल टाइम लग रहा है उस फोर्स को फील करने के लिए, या ये कह सकते हैं जो फोर्स लग रहा है बहुत ही छोटे टाइम में जो लग रहा है उससे हम टाइम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए इसके हम बात कर लेते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। बच्चों का ध्यान रखिएगा, इम्पल्स के एसआई यूनिट ही ज़्यादा पूछ लेते हैं एग्जाम में। एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स यानी आई की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। क्या लिखेंगे, न्यूटन इंटू सेकंड है। ये माइनस साइन नहीं है बच्चों, यहाँ पे इसका मतलब है न्यूटन फोर्स का हो गया और टाइम का सेकंड हो गया। और इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है, और न्यूटन क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों न्यूटन हम लोग लिखते थे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखिए ध्यान से, मैं फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम मल्टीप्लाई है यानी सेकंड, एक सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा। और दूसरी यूनिट से क्या हो सकती है, यहाँ आप और करके लिखिएगा, इसकी दूसरी यूनिट है और, ये भी लिख सकते हैं, दूसरी यूनिट क्या बनेगी इसकी, केजी मीटर, एक सेकंड सेकंड चल गया पर सेकंड, एक सेकंड से एक सेकंड क्या हो, कैंसिल आउट। दूसरी यूनिट क्या हुई इम्पल्स की, आई की यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन इंटू सेकंड, दोनों यूनिट है। ठीक है, अब आते हैं इसकी बात कर लेते हैं डायमेंशन की। किसकी बात करें, डायमेंशन की। देखिए बच्चों डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स के डायमेंशन की अगर बात करें बच्चों, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स क्या बनेगा, देखिए केजी मास का होता है, मीटर लेंथ होती है एल, और टी माइनस वन यानी एम एल टी माइनस वन, ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। अब ये क्वांटिटी कैसी बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर, क्योंकि फोर्स स्केलर है, सॉरी टाइम स्केलर है, फोर्स क्या है, वेक्टर। यहाँ लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चों, अब आप इतना नोट करिए। फिर हम आगे आते हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम से और इम्पल्स से क्या रिलेशन होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें है रिलेशन बिटवीन चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स। बच्चों इसको समझने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ से करते हैं। हम देखिए लिखते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, जिनको सेकंड लॉ के बारे में पता नहीं है वो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, F इक्वल टू, हमने पढ़ा था dp बाई dt। जैसे भी बच्चों हम लोग डायरेक्टली कोर्स में पढ़े थे, तो के कांस्टेंट की वैल्यू मैंने क्या बताई, 1 होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p इक्वल टू dp बाई dt। तो यहाँ से ये इसको अगर हम लिखें चेंज, ये हो गया dp इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा f इंटू dt। ठीक है बच्चों, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है। बच्चों ध्यान रखिए, अगर मैं इसको एवरेज वैल्यू क्या ले लूँ, इसका एवरेज कहने का मतलब, यहाँ पे अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इसको भी इंटीग्रेट करूँ, ये जो इंटीग्रेशन लगेगा, मान के चलते हैं एफ डी टी, जब टाइम आपका 0 था उस समय मोमेंटम क्या था, इसका इनिशियल मोमेंटम टी आई था। अब जैसे ही आपका टाइम टी हुआ, इसका मोमेंटम चेंज होकर फाइनल मोमेंटम टी आ गया। तो यानी देखिए डी पी का जो इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, वो आएगा आपका टी, और लिमिट लगाएंगे पी इनिशियल टू पी फाइनल। यहाँ देखिए एफ कांस्टेंट बाहर रहेगा, ये बन जाएगा एफ एवरेज, एवरेज फोर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और डी टी है, डी टी का इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा टी, यहाँ पे 0 से टी लिखे या डेल्टा टी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं यहाँ।
ठीक है, तो यही चीज़ बच्चों बन जाती है आपकी एफ एवरेज इंटू टी मिलेगा, और ये क्या मिला, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बच्चों ध्यान देखिए ये क्या लिखा हुआ है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और ये क्या है आपका फोर्स इनटू टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बात करें तो ये क्या है, इम्पल्स। आप रिलेशन में लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, या ये कहिए डायरेक्ट शॉर्ट में डेल्टा पी मस्ट बी इक्वल टू इम्पल्सिव फोर्स के बराबर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। देखिए बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिफाइन कैसे किया गया है, इसमें कहा गया है अगर किसी ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल टू जीरो हो जाए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दिस मीन्स दैट जितना मोमेंटम इनिशियल था उतना ही मोमेंटम क्या होगा, फाइनल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ हम कहते हैं द लीनियर मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम of a system of particle, system of particle, मतलब मान लीजिए सिस्टम में n पार्टिकल हो, उनकी बात भी करते हैं, एक दो ऑब्जेक्ट नहीं पूरे सिस्टम की बात कर देते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व, यहाँ लिख लीजिए, is conserved or constant when there is net force acting on object, net external force acting on a body, acting on body is equal to जीरो। क्या हो जाए, बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, तुम्हारा मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा। दैट इज, इसका क्या मतलब बच्चों ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे, हमने इसको कैसे समझेंगे, एफ एक्सटर्नल बोला है, ये कंडीशन क्या है जब जीरो हो जाए, व्हेन एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो हो। ध्यान रखिए बात, ये क्या कह रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व या कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट या कह सकते हैं ये कंजर्व रहेगा। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ लिख लीजिएगा एफ इक्वल्स टू जीरो हो, देन मोमेंटम कांस्टेंट। आइए इसको समझते हैं कैसे। तो देखिए इसको समझने के लिए हम लेते हैं अपना भाई न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जानेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए इसमें क्या बताया गया बच्चों, हमने पढ़ा है एफ जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो इज इक्वल टू होता है dt बाई dt, ये होता है। अब इनके स्टेटमेंट अकॉर्डिंग फोर्स क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, फोर्स क्या कर दिया बच्चों, जीरो। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट dt बाई dt इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। अब ये कह रहा है स्टेटमेंट में ही इनके कि एक्सटर्नल फोर्स कितना कर दिया है, जीरो, तभी मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से देखेंगे dp बाई dt इक्वल टू क्या कर दिया, एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो कर दी जाए। यहाँ लिख लीजिएगा एफ एक्सटर्नल क्या कह रहा है, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल जीरो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। बच्चों आप बताओ यहाँ पे किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा डिफरेंशिएशन जीरो होने का मतलब, क्योंकि ये क्या लिखा है, डिफरेंशियल फॉर्म लिखा हुआ है। अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो, इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। यहाँ हम कह सकते हैं p इज इक्वल टू कांस्टेंट। p कांस्टेंट का मतलब p इनिशियल जितना था उतना ही क्या होगा, p फाइनल। तो ये इस बात को शो करता है
कि आपका मोमेंटम कैसा है, कंजर्व है। जितना मोमेंटम आपका इनिशियल है उतना ही मोमेंटम फाइनल भी है। बच्चों आई थिंक आप लोग को मोमेंटम पता होगा। अगर नहीं पता है तो मोमेंटम का फार्मूला आप लिख लीजिएगा। मैंने फार्मूला वहाँ पे बताया था लेक्चर में पिछले। मोमेंटम का फार्मूला होता है P इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। बच्चों जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही आपकी मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है। इसकी यूनिट वगैरह की मैंने चर्चा कर ली है। ठीक है, ये फार्मूला होता है मोमेंटम का मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन करेंगे और इम्पल्स से अगर क्वेश्चन एक तो करेंगे, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे फ्रिक्शन पे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही वीडियो में। थैंक यू।